नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी का जोधपुर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर कुछ न कुछ क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए। आज हमारा टॉपिक रहेगा लंबर पंचर। लंबर पंचर शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं एलपी। लंबर पंचर एलपी। लंबर पंचर होता क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, ड्यूरिंग लंबर पंचर कौन सी पोजीशन देते हैं, आफ्टर लंबर पंचर कौन सी पोजीशन देते हैं, साइड सिलेक्शन क्या होती है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं। लंबर पंचर एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है दोस्तों। एक प्रोसेस या फिर अपन बोल सकते हैं एक प्रोसेस या फिर बोल सकते हैं एक प्रोसीजर होता है जिसमें सब अरेक्नोइड स्पेस में किसी नीडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सब अरेक्नोइड स्पेस में किसी नीडल को इंट्रोड्यूस करवा के सीएसएफ फ्लूइड का विड्रॉवल किया जाता है। सीएसएफ फ्लूइड का विड्रॉवल किया जाता है या फिर एस्पिरेशन किया जाता है सीएसएफ फ्लूइड को फ्रॉम द नीडल बाय द सब अरेक्नोइड स्पेस इज नोन एज लंबर पंचर। ठीक है दोस्तों, लंबर पंचर एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। इसमें किसी नीडल्स को सब अरेक्नोइड स्पेस में किसी नीडल्स को इंट्रोड्यूस करवा के सीएसएफ फ्लूइड का विड्रॉवल या फिर एस्पिरेशन करना लंबर पंचर कहलाता है। लंबर पंचर इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टेप या फिर इसी को बोलते हैं दोस्तों स्पाइनल पंचर। लंबर पंचर इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनल टेप एंड स्पाइनल पंचर, ये इसका अनदर नेम होता है। ये भी क्वेश्चंस काफी बार क्वेश्चंस है वो पुटअप हो रखा है। दोस्तों लंबर पंचर करने का पर्पस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि लंबर पंचर क्यों किया जाता है, लंबर पंचर करने का पर्पस क्या होता है। तो पर्पस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों। पर्पस ऑफ एलपी के अंदर फर्स्ट वन है सीएसएफ कलेक्शन या फिर एनालिसिस। सीएसएफ फ्लूइड जो होता है, सीएसएफ फ्लूइड होता है उसका कलेक्शन करना या फिर उसका एनालिसिस करना, उसके लिए भी लंबर पंचर किया जा सकता है। सेकेंड वन चेक सीएसएफ प्रेशर। अगर सीएसएफ प्रेशर का चेक करना है, सीएसएफ के प्रेशर को चेक करना है, उसके लिए भी लंबर पंचर किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर की अगर बात करें, ये भी क्वेश्चंस है वो बार क्वेश्चंस है वो आता है। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर की अगर बात करें तो 5 to 15 mm ऑफ Hg या फिर 60 to 180 mm ऑफ H2O, ये नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर होता है दोस्तों। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर की अगर बात करें तो 5 to 15 mm ऑफ Hg या फिर 60 to 180 mm ऑफ H2O नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर होता है दोस्तों। सीएसएफ प्रेशर के को चेक करने के लिए भी एलपी किया जाता है। थर्ड वन होता है दोस्तों ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट्स के सब अरेक्नोइड स्पेस या फिर स्पाइनल कैविटी में किसी भी ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है, उसके लिए भी एलपी किया जाता है दोस्तों। फोर्थ वन होता है लोअर लिम्ब सर्जरी। अगर किसी पेशेंट्स की लोअर लिम्ब सर्जरी प्लान है, लोअर लिम्स की सर्जरी प्लान है, उसके लिए भी क्या किया जाता है, एलपी किया जा सकता है। एंड फिफ्थ वन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, वो है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के भी एलपी किया जा सकता है या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात, स्पाइनल एनेस्थीसिया
अगर स्पाइनल कैविटी में किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करना है तो उस केस में भी एलपी किया जाता है। तो दोस्तों लंबर पंचर एक प्रोसेस होता है, इसमें सब अरेक्नोइड स्पेस में किसी नीडल्स को इंट्रोड्यूस करवा के सीएसएफ फ्लूइड का विड्रॉवल या फिर एस्पिरेशन करना लंबर पंचर है वो कहलाता है। लंबर पंचर इज आल्सो नोन एज स्पाइनल टैप एंड स्पाइनल पंचर। इसका पर्पस क्या होता है लंबर पंचर करने का? फर्स्ट में सीएसएफ का कलेक्शन एंड एनालिसिस, सीएसएफ फ्लूइड का कलेक्शन या फिर उसका एनालिसिस करने के लिए लंबर पंचर किया जाता है। सीएसएफ प्रेशर को चेक करने के लिए भी एलपी किया जाता है। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर कितना होता है ये भी क्वेश्चन आता है, तो 5 to 15 mm ऑफ Hg या फिर 60 to 180 mm ऑफ H2O ये नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर होता है। थर्ड वन होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट के सब अरेक्नोइड स्पेस में किसी भी ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है तो उसके लिए भी एलपी किया जाता है। फोर्थ वन है लोअर लिम्स की सर्जरी, किसी पेशेंट्स की लोअर लिम्ब की सर्जरी प्लान है उस केस में भी एलपी किया जा सकता है। एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया के केस में भी वो एलपी किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ से एक और बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट होता है कि सीएसएफ प्रेशर जो चेक किया जाता है, सीएसएफ प्रेशर चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। मैनोमीटर। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सीएसएफ प्रेशर को चेक किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है। तो हमने एलपी की डेफिनेशन देखी, एलपी क्यों किया जाता है, एलपी का पर्पस क्या होता है वो अपन डिस्कस किया है। थर्ड वन होता है कि एलपी के इंडिकेशन क्या होते हैं, किस किस केस में एलपी को परफॉर्म किया जा सकता है और किस किस केस में एलपी को परफॉर्म नहीं करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है वो है, इससे भी कुछ क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एग्जाम्स के अंदर है वो पुटअप होता है। तो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं वो थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों कि व्हाई परफॉर्म एलपी। इंडिकेशन क्या होता है, किस केस में एलपी को परफॉर्म किया जा सकता है। फर्स्ट वन मेनिंजाइटिस। दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन्स होती है उन मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेमेशन होता है, वो मेनिंजाइटिस कहलाता है। और मेनिंजाइटिस के केस में एलपी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। सेकंड है किसी भी प्रकार का न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर लाइक अल्जाइमर डिजीज, इस केस में भी एलपी को परफॉर्म किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है उस केस में भी एलपी को परफॉर्म है वो किया जा सकता है। थर्ड वन है ब्रेन में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन इन द ब्रेन। ब्रेन में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन है ब्रेन के अंदर, उस केस में भी एलपी को परफॉर्म किया जा सकता है। या फिर स्पाइनल कॉर्ड का अगर ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर है उस केस में भी एलपी को परफॉर्म किया जा सकता है। दोस्तों तो लंबर पंचर के इंडिकेशन क्या होते हैं? लंबर पंचर का इंडिकेशन मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के केस में एलपी को परफॉर्म किया जाता है। मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर लाइक अल्जाइमर डिजीज के केस में भी एलपी को परफॉर्म किया जाता है। ब्रेन में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन है उस केस में भी एलपी को परफॉर्म किया जाता है। एंड फोर्थ वन है स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, स्पाइनल कैनाल में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार का ट्यूमर है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एलपी को परफॉर्म किया जाता है। ये हो गया इंडिकेशन। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है। एलपी को परफॉर्म करने के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, यानी कि किस केस में एलपी को परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं एलपी को परफॉर्म करने के? तो दोस्तों ध्यान रखना, इंक्रीज आईसीपी, किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर, किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उस केस में एलपी को परफॉर्म
नहीं करते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। नॉर्मल आईसीपी की अगर बात करें, नॉर्मल आईसीपी 5 to 15 mm ऑफ Hg, या फिर इसी को बोल सकते हैं 7.5 से 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये वैल्यू आपको बुक्स, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। नॉर्मल आईसीपी की अगर बात करें 5 to 15 mm ऑफ Hg, या फिर 7.5 से 20 सेंटीमीटर वाटर है वो होता है दोस्तों। ये आपको वेरिएशन देखने को मिल सकती है। तो आईसीपी, जब आईसीपी इंक्रीज है उस केस में एलपी को परफॉर्म है वो नहीं किया जाता, उस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट है वो माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एलपी के दौरान क्या पोजीशंस है वो पेशेंट्स को दी जाती है। पोजीशंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, कि जब एलपी परफॉर्म करते हैं उस दौरान क्या क्या अपने को आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बिफोर प्रोसीजर से पहले चेक ब्लड शुगर लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एलपी परफॉर्म करने से पहले पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। ब्लड शुगर चेक क्यों किया जाता है, वाई? दोस्तों ध्यान रखना, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्रेन्स के अंदर, उस केस में सीएसएफ शुगर का जो लेवल होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी कम होता है, ऑलरेडी डिक्रीज होता है। सीएसएफ शुगर का लेवल ऑलरेडी डिक्रीज है। नॉर्मल सीएसएफ शुगर जो होता है वो होता है 60 mg पर dl, 40 to 60 mg पर dl नॉर्मल, ये 60 mg पर dl होता है सीएसएफ शुगर का लेवल। उससे अगर कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैक्टीरियल ब्रेन्स के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जब सीएसएफ शुगर का लेवल ऑलरेडी कम होता है तो उस केस में क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि एलपी परफॉर्म करने से पहले पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होती है और पेशेंट्स हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में है और पेशेंट्स का एलपी कटे तो पेशेंट्स का हाइपोग्लाइसेमिया और डेंजरस हो सकता है। इसलिए इस केस में अगर पेशेंट्स के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम है, उस केस में एलपी को टर्मिनेट कर देता है और इमीडिएटली डॉक्टर को वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले, एलपी प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले ब्लड शुगर लेवल का है वो चेक में ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। सेकेंड वन है आर्टिकल्स को अरेंज करते हैं दोस्तों। आर्टिकल्स में निडल यूज में ली जाती है दोस्तों। निडल से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि एडल्ट में कितने साइज की होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एडल्ट के अंदर हमेशा 22 गेज की निडल है वो यूज में ली जाती है, एंड पीडियाट्रिक के केस में या फिर चाइल्ड के केस में 25th गेज की निडल है वो यूज में ली जाती है। आर्टिकल्स में निडल्स होती है, एडल्ट के अंदर 22 गेज की और फिर चाइल्ड के अंदर 25th गेज की यूज में ली जाती है। थर्ड वन होता है वायल यूज में ली जाती है दोस्तों। जब सीएसएफ फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे, सीएसएफ फ्लूइड को विड्रॉ करेंगे तो उसको कलेक्शन के लिए वायल्स की नीड होगी। वायल्स यूज लेंगे दोस्तों, ध्यान रखना वायल्स हमेशा 3 नंबर में लेंगे, यानी कि 3 वायल्स लेंगे। पहली है हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक वायल यूज में ली जाएगी। सेकेंड वन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, सेकेंड वन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, और थर्ड वन जो है वो अदर्स। ठीक है, 3 वायल्स यूज में लेंगे, हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड अदर्स, इनके लिए यूज में लेंगे। ग्लव्स यूज में लिया जाता है, ग्लव्स यूज में लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन है बीटाडीन देते हैं, बीटाडीन यूज में लिया जाता है। बीटाडीन क्यों यूज में लिया जाता है? फॉर क्लीन द साइट, फॉर क्लीन द साइट, यानी कि साइट को अगर क्लीन
करना होता है तो उस केस में बेटाडीन यूज में लिया जाता है। एंड फिफ्थ वन होता है दोस्तों, वो होता है, फिफ्थ वन जो होता है वो होता है टिंचर बेंजोइल। टिंचर बेंजोइल ये यूज में लेते हैं ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग के लिए यूज में लेते हैं। तो इन आर्टिकल्स को एलपी के द्वारा यूज में लेते हैं। आर्टिकल्स में एडल्ट के अंदर 22 गेज की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चाइल्ड के अंदर 25 गेज की। वाइल्स यूज में लेते हैं, 3 वाइल्स होती है हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए और अदर्स के लिए होती है। ग्लव्स यूज में लेते हैं दोस्तों, बेटाडीन यूज में ली जाती है फॉर क्लीन द साइट, साइट को क्लीन करने के लिए बेटाडीन होती है। एंड ड्रेसिंग करने के लिए टिंचर बेंजोइल को यूज में वो लिया जाता है। ये है दोस्तों अपन को आर्टिकल होती है। एलपी करने से पहले पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल चेक में किया जाता है, ठीक है। ग्लव्स यूज में लेते हैं, बेटाडीन होता है, टिंचर बेंजोइल होता है, वाइल्स होती है। इन सारे आर्टिकल्स को है वो एलपी की प्रोसीजर के दौरान यूज में है वो लिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों पोजीशंस के बारे में कि पोजीशन ड्यूरिंग एलपी, पोजीशन ड्यूरिंग एलपी, एलपी पोजीशन, एलपी प्रोसेस करते टाइम कौन सी पोजीशन दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना। फीटल एटीट्यूड, फीटल एटीट्यूड पोजीशन, फीटल एटीट्यूड पोजीशन दी जाती है where patient look in C-shaped। फीटल एटीट्यूड पोजीशन दी जाती है दोस्तों where the patient look in C-shaped, यानी कि पेशेंट जो होता है वो C-shaped के अंदर, लुक के अंदर होता है, इस टाइप की जो होती है वो पोजीशन दी जाती है। या फिर अपन बोल सकते हैं लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन, लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन विद हेड एंड नी फ्लेक्स्ड इनसाइड। या फिर लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन हो सकती है, उसमें हेड और नी जो होते हैं उनको इनसाइड अंदर की ओर फ्लेक्स्ड है वो किया जाता है। तो दो पोजीशन होती है, फीटल एटीट्यूड पोजीशन जहाँ पे पेशेंट्स का जो लुक होता है वो सी शेप के अंदर होता है, एंड लेटरल या फिर साइड लाइन पोजीशन जहाँ पे हेड और नी है वो अंदर के साइड इनसाइड है वो फ्लेक्स्ड है वो होते हैं। तो ये पोजीशंस है वो एलपी के दौरान दी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि एलपी के दौरान दो पोजीशन दी जाती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि आफ्टर प्रोसीजर क्या क्या पोजीशंस है वो दी जाती है। आफ्टर प्रोसीजर हो जाने के बाद पेशेंट्स को क्या क्या पोजीशंस है वो दी जाती है। आफ्टर प्रोसीजर एलपी होने के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना सुपाइन या फिर फ्लैट पोजीशन दी जाती है। सुपाइन या फिर फ्लैट पोजीशन दी जाती है जहां पे अवॉइड पिल्लो अंडर द हेड, यानी कि हेड के नीचे पिल्लो को अवॉइड किया जाता है। पेशेंट को सुपाइन या फिर फ्लैट पोजीशंस के अंदर वो लेटाया जाता है। इस पोजीशंस में, फ्लैट पोजीशंस में, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट्स को लेटाया जाता है। अवॉइड पिल्लो अंडर द हेड, हेड के नीचे पिल्लो को रखने से अवॉइड किया जाता है। आफ्टर प्रोसीजर, यानी कि ये पोजीशन दी जाती है आफ्टर प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका एडवांटेज क्या है करने का। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज होता है दोस्तों, ध्यान रखना, पोस्ट प्रोसीजर हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए ये पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या फिर फ्लैट पोजीशन दी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना कि एलपी के बाद, एलपी प्रोसीजर होने के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो हेडेक होता है दोस्तों। तो हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट्स को सुपाइन या फिर फ्लैट पोजीशन के अंदर है वो लिटाया जाता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो पोजीशंस होती है, इस पोजीशन का ड्यूरेशन कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना 3 to 5 आवर्स, 3 से 5 घंटे इस पोजीशन की वो ड्यूरेशन है वो होती है।
तो सुपाइन या फिर फ्लैट पोजीशन आफ्टर प्रोसीजर ऑफ एलपी अवॉइड पिलो अंडर द हेड। इसका एडवांटेज होता है पोस्ट प्रोसीजर हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए, एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 to 5 ml है, 3 to 5 हार्स है वो होती है। ठीक है, ये आफ्टर प्रोसीजर वो हो गया। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों कि एलपी की साइड क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। साइड की अगर बात करें, दोस्तों तो एडल्ट के अंदर L3 एंड L4 यानी कि लंबर वर्टिब्रा L3 एंड L4 होता है, एंड पीडियाट्रिक या फिर चाइल्ड के केस में L4 और L5 होती है। ये साइड है वो सिलेक्शन होता है दोस्तों। L3 एंड L4 इन एडल्ट एंड L4 L5 पीडियाट्रिक चाइल्ड्स के अंदर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, L4 लंबर वर्टिब्रा L4 एंड लंबर वर्टिब्रा L5 को डिवाइड करने की जो लाइन होती है, उस लाइन को क्या बोला जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस लाइन को बोलता है ट्यूफर लाइन। ट्यूफर लाइन है वो होता है, ट्यूफर लाइन बोला जाता है L4 L5 लंबर वर्टिब्रा L4 L5 को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है वो ट्यूफर लाइन होती है दोस्तों। तो साइड जैसे एडल्ट के अंदर L3 L4 एंड पीडियाट्रिक के केस में, चाइल्ड के केस में L4 L5 थे वो L4 L5 थे वो इसमें ली जाती है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सीएसएफ का जो विड्रॉल किया जाता है, जो फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, उसका अमाउंट कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपी प्रोसीजर आपने कर लिया, ठीक है, उसमें सीएसएफ फ्लूइड का विड्रॉल कितना करना है या कितना किया गया उसका ध्यान रखना। कि वॉल्यूम की अगर बात करें तो 6 to 10 ml लिया जाता है दोस्तों। एक एलपी प्रोसीजर के अंदर सीएसएफ को 6 से 10 ml लिया जाता है। 2 to 3 प्रत्येक वाइल के अंदर डाला जाता है, 2 to 3 प्रत्येक वाइल्स के अंदर डाला जाता है। 6 से 10 ml सीएसएफ फ्लूइड लिया जाता है, 2 to 3 ml प्रत्येक वाइल्स के अंदर वो डाला जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन दोस्तों कि इसका स्टोरेज क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। सीएसएफ फ्लूइड को विड्रॉल करने के बाद या सीएसएफ फ्लूइड को एस्पिरेट करने के बाद उसका स्टोरेज का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना। अगर 1 to 6 हार्स के लिए स्टोरेज करना है तो उसको रूम टेम्परेचर पे किया जाता है दोस्तों। रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, यानी कि 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड में वो किया जाता है अगर 1 से 6 घंटे के लिए करना है। और अगर 6 to 14 हार्स के लिए करना है तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोरेज है वो किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज 1 to 6 हार्स रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, एंड अगर 6 to 24 हार्स के लिए करना होता है तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वॉल्यूम जो अपन एस्पिरेट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो 6 to 10 ml होता है सीएसएफ का, एंड 2 to 3 ml प्रत्येक वाले में डाला जाता है। एंड एक आता है सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अगर एबो 24 हार्स यानी कि सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर सीएसएफ फ्लूइड को 24 हार्स से ज्यादा के लिए स्टोरेज करना है तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं दोस्तों। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो किया जाता है फॉर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज के बारे में। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों जब आईसीपी इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए, एलपी को परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड आईसीपी इंक्रीज किसी ब्रेन ट्रॉमा या फिर ब्रेन इंजरी या फिर आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में आईसीपी इंक्रीज होने के चांसेस रहता है। नॉर्मल आईसीपी के बारे में हमने डिस्कस किया था, 5 to 50 mmHg या फिर 7.5 से 20 सेंटीमीटर वाटर होता है। आईसीपी इंक्रीज होने के चांस केसेज में एलपी जो होता है दोस्तों, एलपी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, एलपी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, एंड ड्रेसिंग टू द साइड, यानी कि एलपी को टर्मिनेट कर दिया जाता है और साइड जो होती है उस साइड्स को ड्रेसिंग कर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आईसीपी इंक्रीज के केस में एलपी को टर्मिनेट करते हैं, आफ्टर दैट ड्रेसिंग टू द साइड कर देते हैं। ये दोस्तों होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकता है एलपी के, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें
कॉम्प्लिकेशन का मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों। सबसे पहले जो होता है वो होता है हेडेक। मोस्ट कॉमन जो होता है दोस्तों वो हेडेक होता है दोस्तों। मोस्ट कॉमन जो होता है वो हेडेक होता है। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है दोस्तों, हेडेक क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हेडेक क्यों होता है दोस्तों, ध्यान रखना, नॉर्मल सीएसएफ का जो वॉल्यूम होता है वो 125 से 150 ml होता है। 125 से 150 ml नॉर्मल वॉल्यूम होता है सीएसएफ का। सीएसएफ की अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, रेट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 0.3 से 0.5 ml पर मिनट है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ प्रोडक्शन 0.3 से 0.5 ml पर मिनट होता है। सीएसएफ फ्लूइड का जो सीक्रेशन होता है वो कोरोइड फ्लेक्सस के द्वारा होता है, कोरोइड फ्लेक्सस के द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन पुट होता है दोस्तों, क्या रहता है। तो हेडेक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एलपी। दोस्तों ध्यान रखना कि सीएसएफ का नॉर्मल वॉल्यूम होता है 125 से 150 ml। इसमें से एलपी प्रोसीजर के दौरान हमने 6 to 10 ml सीएसएफ को विड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों ब्रेन्स के अंदर 125 से 150 ml के में से 6 से 10 ml फ्लूइड को विड्रॉल किया है। तो ब्रेन्स के अंदर पेशेंट्स को कुछ अनकंफर्टेबल फील होगा, पेशेंट अपना आप अनकंफर्ट फील होगा। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वो हेडेक होगा दोस्तों। तो ये बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है वो अनकंफर्ट फील करेगा आफ्टर एलपी, तो वो क्या होगा, हेडेक होगा। तो दूसरा ये होता है दोस्तों, एलपी में सीएसएफ फ्लूइड को विड्रॉ करने से पेशेंट्स में शुगर लेवल कम होने के चांस रहते हैं, उस केस में पेशेंट को हेडेक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो है दोस्तों वो हेडेक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हेडेक क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस करिए। नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है और उसका सीक्रेशन कहां से होता है। सेकंड है दोस्तों हर्निएशन ऑफ डिस्क। दोस्तों हर्निएशन ऑफ डिस्क, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्यों होता है कि अगर आपने एलपी प्रोसीजर के दौरान सीएसएफ फ्लूइड को या तो फोर्सफुली रिमूव किया है या फिर एक्सेसिव अमाउंट में विड्रॉ कर लिया है, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, उस केस में दोस्तों हर्निएशन ऑफ डिस्क हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने एक्सेसिव अमाउंट में सीएसएफ फ्लूइड को विड्रॉ कर लिया है या फिर फोर्सफुली विड्रॉ किया, उस केस में वो हर्निएशन ऑफ डिस्क देखने को मिल सकती है। एंड थर्ड है दोस्तों सीएसएफ का लीकेज भी हो सकता है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो हेडेक मोस्ट कॉमन हो गया दोस्तों, हर्निएशन ऑफ डिस्क हो सकता है एंड सीएसएफ लीकेज, इनके केसेस में ये मोस्टली एलपी के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब दोस्तों कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए नर्सिंग क्या एक्शंस करती है वो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए नर्स का एक्शन क्या होता है या फिर रोल क्या होता है, नर्सिंग रोल क्या होता है। ये क्वेश्चन अपना मेन जो क्वेश्चन पुट अप होता है नर्सिंग रोल्स के रिगार्डिंग होता है, ये प्रायोरिटी नर्सिंग केयर के रिगार्डिंग होता है। तो नर्सिंग केयर में फर्स्ट वन जो होता है दोस्तों, पेशेंट्स को नर्स क्या करेगी, एलिवेट फुट एंड ऑफ द बेड। पेशेंट्स का जो बेड है उसको फुट एंड को एलिवेट कर देगी दोस्तों, फुट एंड को क्या कर देगी, एलिवेट कर देगी। तो फुट एंड से क्या होगा दोस्तों, पेशेंट्स का जो विनस रिटर्न है, पेशेंट्स का विनस रिटर्न बढ़ेगा। विनस रिटर्न बढ़ने से पेशेंट्स के जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में होंगे। अगर वाइटल्स ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मात्रा में होगी तो पेशेंट्स के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मिनिमाइज होने के चांसेस है वो रहेंगे। तो इसलिए पेशेंट्स का फुट एंड है वो एलिवेट है वो किया जाता है। सेकेंड वन जो होती है, इंस्ट्रक्ट करेगी नर्स, इंस्ट्रक्ट फॉर इनटेक वाटर, यानी कि वाटर इनटेक करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी दोस्तों ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्ट क्यों करेगी, वाटर इनटेक के लिए इंस्ट्रक्ट क्यों करेगी। तो ये और हम डिस्कस कर लेते हैं कि इफ CSF pressure lower than normal,
यानी कि नॉर्मल से कम है, अगर सीएसएफ प्रेशर नॉर्मल से कम है तो उस कंडीशन में पेशेंट्स में हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर डिहाइड्रेशन की डेवलप हो सकती है इफ सीएसएफ प्रेशर लोअर देन नॉर्मल। उस केस में हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि एलपी प्रोसीजर के दौरान अगर सीएसएफ फ्लूइड का विड्रॉल किया है, उस केस में अगर सीएसएफ का प्रेशर है वो नॉर्मल से कम हो गया तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट क्या करेगी, इंस्टेंट का इंटेक फॉर वाटर करेगी। अगर सीएसएफ प्रेशर जो है, अगर सीएसएफ प्रेशर एबो नॉर्मल, उस केस में क्या होगा, अगर सीएसएफ प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा, उस केस में हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन, हाइड्रोसिफिलस एंड इंक्रीज्ड आईसीपी, ये होने के चांसेस है वो डेवलप हो जाते हैं। अगर सीएसएफ प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है दोस्तों तो उस केस में हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन, हाइड्रोसिफिलस एंड आईसीपी इंक्रीज होने के चांसेस है वो होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, अगर किसी पेशेंट्स का आईसीपी इंक्रीज है उस केस में एलपी को टर्मिनेट कर दिया जाता है और ड्रेसिंग टू द साइड पर ड्रेसिंग कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नर्स है वो इंस्ट्रक्ट करेगी फॉर इंटेक ऑफ वाटर। थर्ड है स्टार्ट आईवी थेरेपी को स्टार्ट करेगी। एंड फोर्थ वन जो है इन्फॉर्म टू द डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। तो ये नर्सिंग एक्शन होता है। एलिवेट फुट एंड ऑफ द बेड, फर्स्ट वन पेशेंट्स की पोजीशन को चेंज करेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। फुट एंड को एलिवेट करेगी विनर रिटर्न को बढ़ाने के लिए। सेकंड है इंस्ट्रक्ट फॉर इंटेक ऑफ वाटर। थर्ड है स्टार्ट आईवी थेरेपी को स्टार्ट करेगी। एंड फोर्थ वन है इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। तो दोस्तों हमने आज डिस्कस किया एलपी के बारे में, एलपी क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इस बिफोर एलपी प्रोसीजर के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, आफ्टर कौन सी पोजीशन देते हैं, नॉर्मल सीएसएफ वॉल्यूम कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, नर्सिंग रोल क्या होता है, नर्सिंग एक्शन क्या होता है, इन सारी चीजों को डिस्कस किया दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रैक्टिस एग्जाम्स के अंदर कुछ न कुछ क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों। तो आज के लिए एलपी है, इसको नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।